जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आपने इस चैप्टर को बखूबी समझ लिया है, हर पहलू को हमने समझ लिया है। हमने महात्मा गांधी के द्वारा किए गए बड़े बड़े आंदोलनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है और हमने ये जान लिया है कि गांधी जी ने चाहे कुछ करा हो या ना करा हो, लेकिन इस देश की जनता में जो मानसिक गुलामी थी, उस मानसिक गुलामी से इस देश की जनता को निकालने में उनके सभी आंदोलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मानसिक गुलामी से जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम वास्तविक गुलामी से नहीं निकल सकते। क्योंकि हम जब अपने मन में ये मान लेते हैं कि ये हम पर पैदा ही हुआ है राज्य करने के लिए, तो हम कभी उसके खिलाफ विद्रोह करने की स्थिति में नहीं होते। और जब हम ये नहीं स्वीकार करते कि ये भी इंसान है और हम भी इंसान है, तो ये कैसे हम पर राज कर सकता है। जिस दिन हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाता है, उसी दिन फिर हम उस शोषित शासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो गांधी जी ने यही किया है। गांधी जी ने उस जन चेतना को जगाया है, जो जन चेतना 100 सालों से दब गई थी, शोषित हो रही थी। तो अब हम चल रहे हैं आज ये समझने कि गांधी जी को अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से समझने चल रहे हैं कि गांधी जी के बारे में पुलिस क्या सोचती थी, समाचार पत्र क्या सोचते थे और अन्य लोग क्या सोचते थे। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं और इसी के साथ इस अध्याय का अंत करते हैं। गांधी जी एवं उनकी विचारधारा को जानने तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध करने के लिए हमें अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। सार्वजनिक स्वर एवं व्यक्तिगत लेखन। महात्मा गांधी तथा उनके समकालीन सहयोगियों एवं प्रतिद्वंदियों के लेखन एवं भाषण गांधी जी एवं उनकी विचारधारा को समझने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। किंतु इन लेखनों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हुए हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किस विषय को जनता के लिए लिखा गया था और किसका लेखन अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, भाषणों के द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों का पता लगता है, किंतु उसके व्यक्तिगत पत्रों से हमें उसके व्यक्तिगत विचारों का परिचय मिलता है। पत्रों में लेखक अपने क्रोध, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशाओं एवं हताशाओं को व्यक्त करता है, किंतु सार्वजनिक वक्तव्यों में वह ऐसा नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक की सीमाएं सदैव नहीं बनी रहती, प्रायः ये टूट भी जाती हैं। ये यहां पर कहा जा रहा है कि देखो, जब कोई भी इंसान भाषण देता है तो वो सार्वजनिक तौर पर कुछ कह रहा है, लेकिन जब वो पत्र लिखता है तो वो अपनी भावनाएं लिखता है। तो गांधी जी के संबंध में जो उनके समकालीन लोग थे, उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि गांधी जी किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, गांधी जी का क्या स्वभाव था, गांधी जी कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है उस समय के अन्य लोगों के द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषणों से और उनके द्वारा लिखे गए गांधी जी को पत्रों से। और पत्रों से तो उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि उनका व्यक्तिगत विचार किस प्रकार से था गांधी जी के प्रति, और सार्वजनिक रूप से वो क्या सोचते थे, यह हमें उनके भाषणों से पता चलता है। समझ आएगा कि सरदार पटेल जी गांधी जी के बारे में क्या व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते थे, ये उनके पत्र व्यवहार से हमें पता चल जाता है और उनके भाषणों से पता चल जाता है कि गांधी जी सार्वजनिक समाज में क्या महत्व रखते थे। उसी प्रकार से दूसरे पंथों के लोगों से भी हमें मोहम्मद अली जिन्ना के भाषणों से भी पता चल जाता है कि गांधी जी का क्या अस्तित्व था, क्या व्यक्तित्व था, ये भी पता चल जाता है। और हमें मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के बीच में हुए पत्र व्यवहारों से भी ये बातें
पता चल जाती है कि मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से क्या सोचता था। देखो सार्वजनिक रूप से तो कोई गाली किसी को नहीं देगा, लेकिन पत्र में तो सब अपने मन के भाव लिखेंगे ना भाई, क्योंकि उस समय पत्र ही वो माध्यम था जिसके माध्यम से लोग अपने मन के भाव एक दूसरे से व्यक्त करते थे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हमें सारी बातें पता चलती हैं। व्यक्ति विशेष को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत होते थे, किंतु कुछ रूपों में वे जनता के लिए भी होते थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रायः लोग व्यक्तिगत पत्रों में भी अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसे किसी भी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका बनी रहती थी। उल्लेखनीय है कि गांधी जी द्वारा अपने पत्र हरिजन में लोगों से मिलने वाले पत्रों को प्रकाशित किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक लोगों ने पत्र लिखे थे। नेहरू जी ने उन पत्रों को संकलित करके उस संकलन को पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। छवि निर्मित करना, देखो छवि आज के टाइम पे परसेप्शन क्रिएट करना, किसी को अच्छा दिखाना, किसी को अच्छा और बुरा दिखाना आज के टाइम पे बहुत संभव है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कब किसे महान बना दिया जाता है और कब किसे बदनाम किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसे कहते हैं परसेप्शन बनाना, छवि निर्मित करना। अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये छवि बनाई जा रही है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप देख रहे होंगे कि अब जब YouTube देखते होंगे आप, तो YouTube पे पहला ऐड भाजपा का ही आता होगा। आप देखेंगे तो, नहीं देखते होंगे तो आपको नहीं पता होगा, है ना? तो वो स्पॉन्सर्ड है और उसके माध्यम से ये छवि निर्मित करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। भारत आज जो इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया है तो ये सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ है, और तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। इसे कहते हैं परसेप्शन बनाना, इसे कहते हैं परसेप्शन, छवि बनाना, कि उनके अलावा तो कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं है। वो आए हैं तभी ये देश आजाद हुआ है, उससे पहले तो भारत गुलाम था। ये जो करना होता है इसे कहा जाता है छवि निर्मित करना। समझ में आई बात? आत्मकथाओं से भी हमें अतीत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, किंतु आत्मकथाओं के अध्ययन से किसी निष्कर्ष को निकालते हुए हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि आत्मकथाओं का लेखन प्रायः स्मृति के आधार पर किया जाता है। स्मृति मतलब यादों के आधार पर किया जाता है। जो आत्मकथाएं लिखी जाती हैं उनका लेखन किस आधार पर होता है? यादों के आधार पर होता है। समझ में आई बात? याद कर करके लिखा जाता है, उनका और कोई स्रोत नहीं होता। आप जो याद होती हैं बातें, वो बातें आप लिख देते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिखते। उनसे स्पष्ट होता है कि लेखक को क्या याद रहा, वह किन चीजों को महत्वपूर्ण समझता था, क्या याद रखना चाहता था, अथवा अपने जीवन को औरों की दृष्टि में किस प्रकार दिखाना चाहता था। आत्मकथा का लेखन एक प्रकार से अपनी तस्वीर को बनाना है। लेखक को आत्मकथा के लेखन में ईमानदार रहना चाहिए, किंतु हमें वह सब भी देखने का प्रयत्न करना चाहिए जिसे लेखक दिखाना नहीं चाहता। हमें ऐसे विषयों में उसकी चुप्पी के कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो, जो आत्मकथाएं होती हैं वो खुद लिख रहा है व्यक्ति, तो वो आपके सामने अपनी अच्छाइयां ही लिखेगा, बुराइयां तो कभी नहीं लिखेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो अपनी आत्मकथा जब लिखेगा तो वो अपनी अच्छाइयां ही लिखेगा। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति में क्या सिर्फ अच्छाइयां ही थी। हमें भी तो ये प्रश्न, हमारे मन में भी तो ये प्रश्न उठना चाहिए ना कि ये जो व्यक्ति जो आत्मकथा लिख रहा है, क्या इसमें सिर्फ अच्छाइयां ही हैं? ये प्रश्न तो हमें भी उठना चाहिए ना। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम किसी को पढ़ लेते हैं तो बस यही है, यही सच है।
हमें सच नहीं मानना चाहिए, हमें उन सब चीजों के बारे में और खोजना चाहिए, एक दूसरे और नैरेटिव को पढ़ना चाहिए, तब जाकर हम किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। निष्कर्ष पर निकलना इतना आसान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं होता। मैं नहीं कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत महान थे, गांधी जी भी बहुत महान थे, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भी कमियां थी, वो भी इंसान ही थे, उनके अंदर भी कमियां थी, वो भी इंसान ही थे। लेकिन हाँ, उनके बहुत सारे काम ऐसे थे जो उनकी उन कमियों को दबा देते थे, ये भी सत्य है। समझ में आएगा? तो यहां पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जब आप कोई भी आत्मकथा पढ़ें तो इस विचार को जरूर ध्यान में रखें कि आप सिर्फ उसकी अच्छाइयों को पढ़ रहे हैं। क्या व्यक्ति ने सच में इंसाफ किया है अपने व्यक्तित्व के साथ? एक व्यक्ति में सिर्फ एक ही गुण, एक ही पहलू तो होता नहीं है, अच्छाई का पहलू, उसकी बुराई का भी पहलू तो होता है। और कोई भी लिखता है तो यही सोच के लिखता है कि सिर्फ मैं अपनी अच्छाइयां लिखूं। जैसे मैंने आपको बताया, अकबर नामा, जहांगीर नामा, जितने भी नामा लिखे गए हैं उनमें क्या लिखा गया है? उनके दरबार की अच्छाइयां लिखी गई है, बुराइयां तो लिखी नहीं गई। कोई भी राजा नहीं चाहता कि आने वाला भविष्य उसे बुरी दृष्टि से देखे, गलत दृष्टि से देखे, उसकी बुराइयां करे। इसीलिए वो हमेशा वही चीजें लिखाता है जो उसके लिए उचित हो। समझ में आई बात? आगे सुनो। अब आते हैं पुलिस की दृष्टि से, समझते हैं गांधी जी का क्या व्यक्तित्व था। पुलिस विभाग की परीक्षक रिपोर्टों से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। हमें याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों जिन्हें वे अपने विरुद्ध समझते थे पर सदैव कड़ी दृष्टि रखते थे, ऐसे तत्वों एवं उनकी गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख हमें सरकारी रिपोर्टों में मिलता है। उल्लेखनीय है कि उस समय पुलिस कर्मियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्रों एवं रिपोर्टों को गोपनीय रखा जाता था, किंतु आज ये सभी दस्तावेज सरकारी अभिलेखागारों में सुरक्षित हैं और सभी अध्ययन के लिए उपलब्ध है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में गृह विभाग द्वारा परीक्षित रिपोर्टों हर 15 दिन अथवा हर पखवाड़े में तैयार की जाने वाली रिपोर्टों जाने लगी थी। इन रिपोर्टों को स्थानीय क्षेत्रों से पुलिस से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता था। इन रिपोर्टों से यह भी स्पष्ट होता है कि समकालीन औपनिवेशिक अधिकारी किसी परिस्थिति विशेष को किस प्रकार देखते और समझते थे। राजद्रोह एवं विद्रोह की संभावना स्वीकार करते हुए भी वे इन आकांक्षाओं को आधारहीन बताकर स्वयं को आश्वस्त करना चाहते थे। नमक सत्याग्रह के काल की परीक्षक रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि गृह विभाग यह स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की गतिविधियों को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा था। जैसे आज सरकार ये कदापि स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जन आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या सरकार मानने को तैयार है? लेकिन तैयारियां देखो उनकी। सड़कों को कंक्रीट से जाम किया जा रहा है, वो तो और उनपे जालियां बिछाई जा रही हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं, और वो मानने को तैयार नहीं है कि किसानों के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे जब अच्छा कर रहे होते आप तो इतना किसान क्यों आ रहे हैं दिल्ली? पूछो ना ये सवाल कि आप अगर इतनी अच्छी नीतियां बना रहे हैं तो आपके खिलाफ इतना जन आंदोलन क्यों हो रहा है? चाहे आप ले लो लद्दाख ले लो, चाहे आप पूर्वोत्तर भारत ले लो, चाहे आप दक्षिण भारत ले लो, चाहे आप पंजाब ले लो, उत्तर भारत ले लो, किसान आपके खिलाफ क्यों है? अब क्या आपके ये चाटुकार टीवी चैनल ये दिखाने को तैयार है? कदापि नहीं। उनके लिए बस ओम जय मोदी भक्ति, ओम जय मोदी भक्ति, बस यही चल रही। तो वैसे ही यहां पर भी जो उस समय का पुलिस विभाग था, होम मिनिस्ट्री थी, वो भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि गांधी जी को जनता सहयोग कर रही है।
न नमक आंदोलन में, ना असहयोग आंदोलन में, और ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो मानते थे कि बस ऐसे ही है। वो जब सरकारी रिपोर्ट तैयार करते थे तो वो यही भेजते थे कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, कुछ भी जनता कुछ भी विद्रोह में सम्मिलित नहीं हो रही है। पर क्या यही यथार्थ था जो पुलिस लिख रही है? पुलिस तो सिर्फ इसलिए लिख रही है जिससे कि उनके ऊपर दबाव ना पड़े, दबाव ना पड़े। और जब इंग्लैंड में पेपर छपे तो उसमें ये लिख उठे कि पुलिस के द्वारा ये बताई गई, तो भाई पुलिस को तो ऑथेंटिक माना जाएगा ना। लेकिन सच में क्या पुलिस ऑथेंटिक होती है? क्या सच में पुलिस सच बताती है? कदापि सच नहीं बताती, कुछ भी सच नहीं बताती। वो हमेशा सरकार की सीमाओं में रहते हुए काम करती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। 20वीं ये तो उल्लेखनीय है कि पुलिस की परीक्षक रिपोर्टों में नमक यात्रा का चित्रण एक ऐसे नाटक एवं कर्तव्य के रूप में किया जा रहा था जिसका प्रयोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐसे लोगों को गोलबंद करने के लिए किया जा रहा था जो वास्तव में इस शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे इस शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुलिस की परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार यह भारतीय नेताओं का एक हताश प्रयास था। अब बताओ पुलिस क्या लिख रही है? पुलिस क्या लिख रही है? देखो आप खुद कि जनता ब्रिटिश शासन में बहुत खुश थी और ये लोग इस जनता को जानबूझ के उकसा रहे थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ये रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है। अब आप देख लो, जब आज भी तो वैसी मानसिकता वाले लोग हैं ना जो सरकार की चाटुकारिता में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रमोशन के लिए। अपने प्रमोशन के लिए वो किसी भी प्रकार से चाटुकारिता में कमी नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। तो आप आज भी वही लोग हैं, कल भी वही लोग थे, परसों भी वही लोग रहेंगे, हर टाइम वही लोग हैं, बदले नहीं है लोग। समझ में आई बात? आगे सुनो। समाचार पत्रों की दृष्टि से, समाचार पत्रों की दृष्टि से गांधी जी कैसे थे ये भी जान लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजों एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसके नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। हमें याद रखना चाहिए कि समाचार पत्रों द्वारा महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। समाचार पत्रों में गांधी जी से संबंधित समाचारों को प्रकाशित किया जाता था। समाचार पत्रों से यह भी पता लगता है कि जन सामान्य की उनके विषय में क्या धारणा थी, किंतु यह याद रखना चाहिए कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण अनेक पूर्वाग्रहों से युक्त थे। समाचार पत्र प्रकाशित करने वालों की अपनी राजनीतिक विचारधारा थी और विश्व के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण था। उनके विचार, देखो सच है ये, जो जिसकी जो विचारधारा होती है वो वैसे ही लिखता है, वो वैसे ही लिखता है। समाचार पत्र चलाने वाले लोग भी तो उसी विचारधारा से है ना। अब जैसे प्रमुख मीडिया चैनल है भाई, उनके पास आय का साधन सरकार है तो वो सरकार की बुराई नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो सरकार की बुराई करेंगे तो सरकार उनको कमाई नहीं देगी, सरकारी जो एड्स हैं वो ही नहीं देगी, उनकी कमाई ठप हो जाएगी। तो इसीलिए वो भी मजबूर है कि वो सरकार की चाटुकारिता करें। अगर सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो उनके पेट पर लात पड़ जाएगी, उनके पेट पर लात पड़ जाएगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए वो भी चाटुकारिता करने के लिए तैयार है। तो वैसे ही यहां पर भी जो उस समय के समाचार पत्र थे, जिस विचारधारा के लोग लिख रहे थे, अगर जो गांधी के पक्ष वाले थे वो गांधी की बड़ाई लिख रहे थे, और जो गांधी के विरोध में थे वो गांधी के विरोध में लिख रहे थे। साफ सीधी बात। जो गांधी के पक्षधर थे वो गांधी की अच्छाइयां लिख रहे थे, जो गांधी से प्रभावित थे वो गांधी की अच्छाइयां लिख रहे थे, और जो गांधी से प्रभावित नहीं थे, जो गांधी के विरुद्ध थे, वो गांधी के विरुद्ध लिख रहे थे। साफ सीधी बात। जिसकी जैसी विचारधारा थी वो वैसे ही गांधी को प्रस्तुत कर रहा था। यही होता है, आज भी यही होता है। जिसको मोदी जी पसंद है वो मोदी जी की सारी अच्छाइयां बताएगा, और जिसको मोदी जी नहीं पसंद वो मोदी जी की सारी बुराइयां बताएगा। साफ सीधी बात, नो बकवास। यही है दुनिया का सत्य।
समझ में आएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।